हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। अभी तक हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर्स देखे हैं, जिसमें हम दो सब्जेक्ट पहले कवर कर रहे हैं, वो है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी। भूगोल में हम 9वें लेक्चर तक पहुंच गए हैं, ऐसे ही हिस्ट्री आपका 25 लेक्चर तक पहुंच चुका है। तो आप शुरू से जाकर जरूर देखें। मैंने हर एक चीज बहुत बेसिक से बताई है, जिससे आपको समझकर याद करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप किसी भी चीज को सिर्फ अगर फैक्ट से याद करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा उसको याद रखने के लिए। लेकिन अगर आपको उसके पीछे का कारण पता है कि वो चीज वैसी क्यों है, इतिहास में हर चीज का हम क्या कर रहे हैं, कारण बता के पढ़ रहे हैं, फिर कनेक्टिविटी देख रहे हैं कि ये हुआ तो उसके बाद ये हुआ, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मैं गारंटी लेती हूँ आपको इस बार जीएस में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बस आपको पूरा देखना है, शुरू से लेके लास्ट तक। जितने भी मेरे अभी वीडियोस अपलोड होंगे वो भी आपको कंटिन्यू देखते रहना है, जिससे जीएस के लिए आपका डर जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, हम ज्योग्राफी में क्या करने वाले हैं, अब इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब पूरा का पूरा हम लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा, जिसमें जो फर्स्ट रैंक लाएगा तो आपको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकंड रैंक वाले को 2500 का इनाम और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। ये कहाँ पे होगा? ये ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा, बिल्कुल फ्री होगा, और इसमें आप पार्टिसिपेट ऑनलाइन कर सकते हैं कहीं से भी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टेस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। हम क्या करते हैं, पहले मैप में देख लेते हैं हमने जितनी पुरानी चीजें पढ़ी हैं वो। हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा भारत को कितने भागों में डिवाइड किया। भारत को हमने 6 भागों में डिवाइड किया। लूसेंट में 2023 वाले लूसेंट में स्पेशली 5 भागों में लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा उसमें आइलैंड्स जो हैं, द्वीप समूह जो है वो नहीं इंक्लूड किया है, तो आपको वो भी करना है। तो ये हो गया आपके 6 टोटल। कौन कौन से हो गए ये भी देख लेते हैं। एक हो गया आपका उत्तर पर्वतीय मैदान, फिर विशाल मैदान जो आपका ग्रेट प्लेन है, फिर आपका प्रायद्वीपीय हो गया पठार, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आपका मरुस्थली वाला एरिया हो गया, आपका डेजर्ट वाला एरिया, फिर यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है। और ये जो इलाका है ये किसका हो गया? ये हो गया आपके आइलैंड्स का। तो ये आपने पूरा देखा। अभी आपको क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? हमने सबसे पहले उत्तर वाला इलाका स्टार्ट किया था, है ना। यहाँ पे हमने नॉर्दर्न हिल स्टार्ट किया है, नॉर्दर्न हिल्स हमने स्टार्ट किया था। इसमें भी मैंने आपको बताया कि हमें कितने भागों में डिवाइड करना है। जो हमारा उत्तर पर्वतीय मैदान है ये डिवाइडेड है 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मैंने आपको बताया वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है। एक है आपका काराकोरम, एक है लद्दाख और एक है आपका जास्कर, ये याद रखना है। और चाइना में आपको कैलाश रेंज मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद ये हो गया पहला। दूसरा क्या पढ़ा हमने? महान हिमालय या वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय हमने पढ़ा। इसमें क्या क्या था? इसमें हमने देखा कि भाई यहाँ से लेके ना पूरी कनेक्टिविटी लास्ट तक जाती है, तो हमने बहुत सारा, जैसे यहाँ पे हमने नंगा पर्वत पढ़ा, यहाँ पे हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, उसके अलावा गंगोत्री, और उसके अलावा आपने क्या पढ़ा? गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री के लिए हमने बंदरपूछ पढ़ा। तो ये सारे इलाके हमने, नंदा देवी पढ़ा यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे देखे। फिर जैसे ही हम नेपाल वाले इलाके में आते हैं तो एक होता है आपका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, तो ये हमने नेपाल में देखे। उसके बाद क्या देखा हमने? यहाँ पे कंचनजंगा, और अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा नामचा बरवा, ये हमने देखे ग्रेट हिमालय में, महान हिमालय में। फिर आता है आपका मिडिल वाले में हमने क्या देखा? यहाँ पे आपका देखा, ये हो गया पीर पंजाल, ये हो गया आपका धौलाधार। फिर यहाँ पे कुमायूं रेंज देखा हमने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका कुमायूं हो गया, उसके अलावा नाग तिब्बा हो गया, है ना, आपका मैसूर हो गया, मसूरी हो गया, सॉरी मैसूर बोल रही हूँ, मसूरी हो गया। और उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखा? जब इधर साइड आएंगे तो यहाँ पे आपने फिर देखा डाफला, मीरी, अभोर और मिश्मी, यहाँ तक देखा हमने, मिश्मी तक। फिर इधर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपका एक नागा हिल था, यहाँ पे पटकई बम था, यहाँ पे आपका मीजो था और लाई मटोल था, ठीक है, गोल मटोल से हमने याद किया था।
सॉरी मणिपुर था और लाइमटोल था। मणिपुर में मिजो आपको मिजोरम वाले इलाके में मिलेगा, और एक मैंने आपको और बताया था एक्स्ट्रा, ब्लू माउंटेन ऐड करने को बोला था, है ना। तो ब्लू माउंटेन ये आपके मिजोरम वाले इलाके में हो गया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा गारो, यहाँ पे देखा खासी, और ये देखा हमने जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय वाले इलाके में। बीच में हमने कौन कौन से देखे, तो हमने बीच में देखा था यहाँ पे एक आपका मिकिर था, एक आपका बराइल था, एक आपका रेंगमा था। तो 3 हमने असम वाले इलाके में देखे थे, ठीक है। ये हमने पूरा अभी इलाका कवर किया जो आपका उत्तरी पर्वतीय मैदान वाला इलाका है उसमें, ठीक है। ये आपका हिल्स वाला इलाका हो गया। उसके बाद अब क्या देखेंगे हम, यहाँ पे पेनिनसुलर वाला इलाका देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेनिनसुलर वाले इलाके में क्या देखना है, जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू देखेंगे आपका प्रायद्वीपीय पठार, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके, जैसे ये वाला तो आपका किसका हो गया, मरुस्थल वाला हो गया, डेजर्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ तक तो क्या आ रहा आपका, ये आ रहा आपका विशाल मैदान। तो ये वाला पोर्शन बीच वाला, ये तो हो गया आपका ग्रेट प्लेन, ये हो गया आपका विशाल मैदान, ठीक है। यहाँ साइड ये पूरा जो है, यहाँ साइड ऐसे आएंगे, ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है आपका बीच वाला इलाका, ये क्या है, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो आपका है, ये जो है आपका तटीय मैदान हो गया, है ना। कोस्टल प्लेन के लिए हमने ये छोड़ दिया है, तो ये हो गया आपका तटीय मैदान, समुद्रीय तटीय मैदान, आपका कोस्टल प्लेन हो गया ये, ठीक है। यहाँ से ये आपके ये दोनों तरफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार कौन से हो गए, ये आपके द्वीप समूह हो गए। तो हमें क्या करना है, ये बीच वाले इलाके को अभी हमें देखना है, साथ ही साथ में ये वाला जो इलाका है ये भी इसी में आएगा, ठीक है, गुजरात वाला इलाका भी। तो अभी हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि हमने पढ़ा कि आपका जो ऐसे क्या है, ये पर्वत है ना, इसकी हाइट 800 या उससे 800 मीटर या उससे ज्यादा है। फिर आपका पठार जो है वो हाइट तो है इसकी, लेकिन ऊपर क्या है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। मैदान जिसको हम जैसे विशाल मैदान बोल रहे हैं, ग्रेट प्लेन जिसको बोल रहे हैं, मैदान मतलब आपका बिल्कुल फ्लैट है, ऊंचाई इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जब हम इस वाले इलाके की बात करेंगे, ठीक है, इस वाले इलाके की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लैट है, बिल्कुल मैदान वाला इलाका है, ठीक है। जब हम इस वाले इलाके की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है, याद रखिएगा, थोड़ा ऊंचा है, फ्लैट नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे इतनी ऊंचाई आपको मिल रही है, तो ऊंचाई है तो आपके साथ ही साथ में ऊंचाई, और ये नहीं है कि सिर्फ ऊंचाई है, यहाँ पे आपको बीच बीच में क्या मिलेंगे, पर्वत भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट हो गया, वेस्टर्न घाट, इधर साइड आपको पूर्वी घाट मिलेगा, बीच में आपको विंध्याचल मिलेगा, सतपुड़ा मिलेगा। तो ऊंचा है, साथ ही साथ आपको कुछ पर्वत भी मिलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हमें इस इलाके में सिर्फ पठार ही पठार मिलते हैं, नहीं, पठार भी मिलते हैं, पर्वत भी मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये जो एरिया है आपका किसका है, पठारी एरिया है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम पठार वाला एरिया पढ़ रहे होंगे तो उस इलाके में कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से पर्वत है, वो भी पढ़ रहे होंगे, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे अरावली से हमने स्टार्ट किया है ना। अरावली कहाँ पे, यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला जो इलाका है ये हो गया आपका मरुस्थल वाला इलाका, और ये आपका यहाँ से क्या है, ये अरावली चालू होती है। याद रखिएगा अरावली जो है, अरावली पर्वत, वो कहां से जाती है, गुजरात और राजस्थान टच करते हुए हरियाणा से लेके दिल्ली तक जाती है, लेकिन ऐसे कनेक्टेड नहीं है। अब क्या हुआ है, बीच बीच में ऐसे टूट गई है। तो ऐसे मानिए कि बहुत पतली भी हो गई है, जैसे ऊंचियां पहाड़ी थी, बहुत चौड़ी थी, तो अब थोड़ा उसका मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, इतना ज्यादा अपर्दन हो गया है कि बहुत कम इलाका बचा है ना। ऐसे बहुत कनेक्टिविटी थोड़ा सा टूट गई है बीच बीच में अरावली की। लेकिन अरावली आपको कहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा राजस्थान वाले इलाके में मिलेगी। लेकिन अगर पूछता है कि किस किस राज्य में फैली हुई, तो हरियाणा में भी है, गुजरात आपके यहाँ पे गुजरात में भी थोड़ा टच कर रहा है, दिल्ली के इलाके में भी थोड़ा टच कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये पूरा फिर इंक्लूड करके रखना है। तो इसलिए मैं मैप में बता रही हूँ कि पूरा दिमाग लगा के रखिएगा कि गुजरात से लेके मैक्सिमम आपका राजस्थान वाला इलाका, लेकिन कहाँ तक जा रही है, दिल्ली तक जा रही है, ठीक है। फिर ये जो आपका अरावली है, अरावली की एक आपकी विशेषता है, ये क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत मतलब रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। अब आपको देखना है ये कि ये बहुत ही पुराना पर्वत है, मतलब अब इतना पुराना हो गया है कि ऐसा मान लीजिए घिसते घिसते बहुत ही कम एरिया बचा है। एक टाइम रहा होगा शायद कि ये एवरेस्ट जितना बड़ा रहा होगा, ऊंचा रहा होगा,
लेकिन करोड़ों साल हो गए हैं और धीरे धीरे अपरदन की प्रक्रिया से क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा घिस गया है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल बोल रहे हैं, कि अब कुछ अवशिष्ट बचा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है, ये बहुत पुराना है। तो जब पूछा जाए कि ये किस पर्वत का उदाहरण है, कि पर्वतों के प्रकार हैं अलग अलग, तो आपका जो अरावली है वो किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। हिमालय के लिए मैंने क्या बताया था, वो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक जा रहा है। सबसे पुरानी जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं उनसे बना हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी जब बन रही थी तो उसमें चट्टानें अलग अलग टाइम पे बनी है। जो सबसे पहली वाली पुरानी रही होंगी तो वो आपकी प्री कैम्ब्रियन है। तो जितनी भी पुरानी, बहुत ही पुरानी, आप मानिए कि जो सबसे पुरानी चट्टानों से अगर कोई पहाड़ बना है, हमारे यहाँ पर्वत बना है, वो है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, सबसे ज्यादा पुराना आपका अरावली पर्वत है। सब इसकी जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरावली इंपॉर्टेंट है, अरावली सबसे पुराना है, अवशिष्ट पर्वत में आता है, इसीलिए उसका जो ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर, वो गुरु शिखर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 77-22। अब देखिए, आपको इसका 77-22 याद कर लेना चाहिए। याद कैसे करेंगे, 77 बोल रहे हूँ, सॉरी 17-22। यहाँ पे याद रखिएगा, ये 17-22 जो है, 17 और 22 आप अलग अलग कर सकते हैं, कि जो हमारा गुरु है वो 17 साल से लेके 22 साल तक में अपने शिखर तक पहुंचा था। ठीक है, कोई भी हमारा गुरु होगा तो 17 साल से पढ़ाई चालू की और 22 साल में कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ तो अपने शिखर तक पहुंच गए। ठीक है, तो आप गुरु शिखर का याद रखिएगा, 17-22 आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि याद क्यों रखना है, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रहा है तो कभी कभी 8000 के आसपास कोई दे दिया, 8000 मीटर के आसपास कोई दे दिया, कभी 2600 के आसपास दे दिया, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ये 1700 के आसपास आपका गुरु शिखर है। बाई चांस अगर पूछता है कभी, या ये पूछता है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से ऊंचा कौन सा है, तो आपको कम से कम 1-2 के नाम तो पता ही होने चाहिए कि यार गुरु शिखर की हाइट कितनी है, या अभी हम पढ़ेंगे धूपगढ़, उसकी हाइट कितनी है। तो दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा कि कितना है, 1700 के आसपास है। ठीक है, 17 साल में हमारे गुरु कॉलेज में जाते हैं, 22 साल में अपने शिखर पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुरु शिखर। अरावली जो पर्वत है उसका क्या है, पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके पश्चिम साइड से लूनी नदी निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लूनी नदी निकलती है, और लूनी नदी जो है कक्ष के रण में लुप्त हो जाती है। कि ये ऐसी नदी है जो, मतलब आप देखेंगे लूनी नदी ऐसे निकलती है यहां से, और कक्ष के रण में ये इधर साइड निकलेगी और कक्ष के रण में क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, समुद्र तक नहीं जा पाती है। आप देखेंगे मैक्सिमम जो नदियां हैं, जैसे हम नर्मदा की बात करें, बहते बहते कहाँ जाएगी भाई, यहाँ पे आपकी आ रही है, यहाँ पे अरेबियन सागर में जाके खंभात की खाड़ी में गिर रही है। यहाँ अगर हम ताप्ती की बात करें तो भाई ताप्ती भी आके खंभात की खाड़ी में गिर रही है। इधर हम किसी की बात करें, गंगा की बात करें, यमुना इसमें आके मिल गई, गोदावरी की बात करें, कृष्णा कावेरी की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली एम ये है कि हमें सागर में जाके मिलना है। तो नदियों का अल्टीमेटली एम है सागर में जाके मिलना है। लेकिन आपकी लूनी नदी, याद रखिएगा, ये लूनी नदी इकलौती ऐसी नदी है जो समुद्र में जाने से पहले ही सूख जाती है। तो ये जो आपका कक्ष का रण है ना, रन ऑफ कक्ष, यहाँ पे आके आपकी लूनी नदी सूख जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, याद रखिएगा। ठीक है, अरावली के पश्चिम से, जैसे ये अरावली हुआ, इसके पश्चिम से आ रही है लूनी नदी, और आपके रन ऑफ कक्ष में क्या हो रही है, लुप्त हो जा रही है। ठीक है, तो ये आपके लूनी नदी हो गई, यहाँ पे रन ऑफ कक्ष में लुप्त हो जाती है। इसके पूर्व में, अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ हमने बात की, इधर साइड से क्या निकल रही है, आपकी लूनी नदी निकल रही है, और इधर साइड से आपको मिलेगी बनास नदी। और ये बनास नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक है, इधर से आएगी और चंबल नदी में मिल जाएगी। चंबल नदी आपकी निकलती है मध्य प्रदेश वाले इलाके से, और ऐसे गुजरती हुई उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है यमुना नदी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चंबल नदी की सहायक हो गई बनास नदी, जो अरावली के पूर्व साइड से निकलती है, और पीछे साइड से, पश्चिम साइड से लूनी नदी निकलती है। रन ऑफ कक्ष में जो लुप्त हो जाएगी, बनास जो है वो चंबल की सहायक है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा, लूनी और बनास। फिर आता है आपका मालवा का पठार। देखिए, अरावली वाले इलाके में, यहाँ वाले इलाके में आपको एक पठार मिलेगा, वो है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। और यहाँ पे आपको मिलेगा अरावली के बगल में है मेवाड़ का पठार। ठीक है, उदयपुर वाले इलाके में।
तो यहाँ पे जो अरावली है, अरावली क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज और समझिएगा, अरावली से क्वेश्चन क्यों आते हैं। आप करंट में भी पढ़ते होंगे बहुत ज्यादा कि अरावली में खनन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे वो और खत्म होती जा रही है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है, ये रेगिस्तान वाला इलाका है। रेगिस्तान वाला जो इलाका है वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैल सकता है। राजस्थान वाला इलाका बहुत सारा इलाका बंजर कर सकता है, लेकिन राजस्थान का ये वाला इलाका बचा हुआ है किस वजह से, अरावली के कारण। यहाँ पे अरावली की क्योंकि क्या है, पहाड़ियां हैं, इसलिए क्या होता है, आपका रेगिस्तान जो है अरावली के इस पार, मतलब आपके पूर्वी साइड नहीं आ पा रहा है। अगर हमारा अरावली नहीं होगा तो रेगिस्तान वाला इलाका राजस्थान वाले इलाके में, बहुत ज्यादा इलाके में फैल जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी खेती नुकसान हो जाएगी। मतलब आपको भी पता है रेतीले इलाके में कुछ नहीं होता है, पानी की प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो आ जाएगी प्रॉब्लम। इसीलिए अरावली इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बनता है। हाईएस्ट पीक हमने क्या बताया, गुरु शिखर, ठीक है, याद रखिएगा गुरु है। गुरु शिखर पर कब पहुंचे, 17 साल से स्टार्ट किया था, 22 साल में पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुरु शिखर, अरावली की हाईएस्ट पीक। यहाँ पे आपका आया मेवाड़ का पठार, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं मालवा के पठार की। ये वाला जो इलाका है ये आपका कहलाता है मालवा का पठार। अब हमें क्या करना है, प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका पूरा पढ़ना है, तो सीधी बात है वो थोड़े थोड़े क्या अलग अलग पठार में डिवाइडेड होगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है काठियावाड़, याद रखिएगा, काठियावाड़ कहलाता है। काठियावाड़ ये कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका कच्छ का इलाका, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण, आप जो भी चाहें, ये काठियावाड़ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मालवा के बाद ये वाला जो इलाका है, मालवा के ऊपर वाला जो इलाका है वो कहलाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स वाला इलाका। तो सेंट्रल हाईलैंड्स का प्लेट्यू कहलाता है ये वाला इलाका। लुसेंट में दिया नहीं हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप मत याद रखिए। उसके बाद आपको ये वाला इलाका जरूर पढ़ना है, ठीक है। मालवा का पठार जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत ही आता है, और उसी का सेंट्रल हाईलैंड्स का ही एक भाग क्या है, ये आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो आप बुंदेलखंड बहुत बार पढ़ते होंगे, है ना, यूपी और मध्य प्रदेश वाला ये वाला इलाका है, जहां पे आप देखेंगे, इसको मैं फिर से साफ कर देती हूँ, ये वाला जो इलाका है ये है आपका कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, है ना, मध्य उच्च भूमि में ही आते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो इलाका है, पूर्वी वाला इलाका है, ये इलाका कौन सा कहलाता है, ये है आपके बघेलखंड का पठार, बघेलखंड। ये है बुंदेलखंड, जो आपका छत्तीसगढ़ साइड है वो है आपका बघेलखंड, ठीक है, ये बघेलखंड का पठार है। फिर बात करें नीचे, जैसे ही आएंगे आपके इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में आपका जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, तो ये हो गया आपके दक्कन का पठार। यहाँ पे जो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कौन सा पठार है, तो एक तो हो गया आपका मालवा का पठार और दूसरा हो गया आपका दक्कन का पठार। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप में याद रखिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, ये पूरा इलाका आपका कवर करता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का ही कुछ इलाका जो है कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी, है ना। मतलब नाम आपको दक्कन का पठार मेनली कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र वाले इलाके में, लेकिन ये लावा से बना है, तो लावा फैला कहाँ कहाँ हुआ है, कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी, मध्य प्रदेश में भी, और ऊपर गुजरात वाले इलाके में। इसीलिए शुरू में आपको मैप मैंने याद कराया था। अब देखिए मैप कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस इलाके की बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता होगा कि वहां पे राज्य कौन कौन से आएंगे। अब उड़ीसा नहीं ला देंगे दक्कन के पठार में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे ये जो नीचे वाला इलाका है ये है बस्तर या दंडकारण्य का, दंडकारण्य पठार, ठीक है, ये दंडकारण्य पठार है। ये वाला जो इलाका है यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर, छोटा नागपुर, आपके झारखंड वाले इलाके में छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसी में फिर छोटे छोटे पठार हैं, जैसे हजारीबाग पठार हो गया, तो वो फिर हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, ये काठियावाड़ हो गया, गुजरात वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका जो ये आपकी डिजाइन बनी हुई है ना, ये है काठियावाड़। ऊपर वाली जो डिजाइन बनी होती है, जो मैं आपको ऐसे डिजाइन दो बनाती हूँ, ये वाली हो गई आपकी कच्छ, ठीक है, ये नीचे वाली हो गई आपकी काठियावाड़, काठ से याद रखिएगा, काठियावाड़, ठीक है, ये नीचे वाली डिजाइन है। महाराष्ट्र में हो गया आपका कौन सा, दक्कन पठार, ठीक है। फिर कर्नाटक वाले में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक का पठार,
मतलब ये भी याद रखिएगा कि ये जो हम राज्य पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको पठार मिलेंगे। महाराष्ट्र आपको पठारी एरिया है, कर्नाटक पठारी एरिया है। इसका क्या उपयोगिता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पठार है तो क्या है, पर्वत है तो उसका क्या मतलब है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, कर्नाटक हो गया, ये तेलंगाना है, आपको बीच में तेलंगाना का पठार मिलेगा, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। फिर नीचे आएंगे ये आपके आंध्र प्रदेश वाले में, तो ये रायलसीमा का पठार है, रायलसीमा का पठार। ठीक है, रायलसीमा आपको नहीं मिलेगा लूसेंट में, आप उसको ऐड कर सकते हैं वहां पे। तो ये जो आपके पठारी एरिया है, उसके अलावा ये तो आपके पठारी एरिया पेनिनसुलर प्लेटू वाले हैं, उसके अलावा आपको याद रखना है ये जो लद्दाख वाला इलाका है ना, ये भी आपका पठारी एरिया है। ठीक है, लद्दाख प्लेट्यू हम बोलते हैं, और ठंडा पठारी एरिया है ना, क्योंकि हम देख ही रहे हैं ऊपर है ट्रांस हिमालय वाले एरिया में, तो सीधी बात है ठंडा होगा, बहुत ज्यादा बर्फ वाला। तो हाइट है, पठार है, लेकिन ठंडा वाला है। ठीक है, तो वो बिल्कुल अलग है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बता दिया कि ये भी पठारी एरिया है, उसके अलावा आपने यहाँ पे पर्वत तो पढ़े ही है बहुत सारे। तो ये आपका क्या हो गया, छोटा नागपुर हो गया, बघेलखंड, फिर मालवा बुंदेलखंड, ये दोनों एक ही मतलब भाग है यहाँ सेंट्रल हाईलैंड्स के। फिर हो गया आपका मेवाड़, काठियावाड़, तो ये मैंने आपको इधर बता दिया, दक्कन का पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना और रायलसीमा। ठीक है, रायल का आप रॉयल भी कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में काफी रॉयल लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपके पूरे पठार। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जब हम मालवा का पठार पढ़ेंगे, ठीक है, मालवा का पठार पढ़ेंगे तो ये है मध्य प्रदेश में, ये आपने देख ही लिया है। उसके अलावा ये ज्वालामुखी के किससे, चट्टानों से बना हुआ है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज समझानी है, ये मैंने डिटेल में थोड़ा एमपी का मैप रखा है। जो ये वाला इलाका है, आप देख रहे हैं पश्चिम वाला इलाका, ये पश्चिम वाला इलाका, ये क्या है, ये है आपका मालवा का पठार। ठीक है, ये हो गया आपका मालवा का पठार। अब मालवा का पठार बना किससे है, जैसे आपका नीचे क्या है, महाराष्ट्र वाला इलाका, ये किससे बना है, ये कहलाता है दक्कन का पठार। तो ये दोनों बने किससे हैं, ये दोनों बने हुए हैं ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से। अब आप कहेंगे ज्वालामुखी से कैसे बने हैं, जब हमने शुरू में क्या देखा, ये रहा हमारा भारत। ठीक है, ये मान के चलिए कि इस वाले इलाके में ज्वालामुखी जो है वो फूटा और नीचे से आपका लावा आना चालू हुआ, है ना, लावा आके इस पूरे इलाके में धीरे धीरे फैलना चालू हुआ। तो ये जो लावा है, लावा फैला हुआ है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपकी मिट्टी रहेगी, लावा से जो मिट्टी बनती है वो बनती है काली मिट्टी। तो जो लावा ऊपर आया था और जो पूरे इस इलाके में फैल गया था, अब उससे जो मिट्टी बनेगी वो बनेगी काली मिट्टी। तो आप चाहे मालवा का पठार पढ़ें, चाहे आप दक्कन का पठार पढ़ें, यहाँ पे आपको मिट्टी कौन सी मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी काली मिट्टी। तो याद रखिएगा, जब हम ज्वालामुखी पढ़ते हैं, लावा पढ़ते हैं, तो लावा की ये विशेषता है कि जब धीरे धीरे लावा से क्या बनेगा, हमारी मिट्टी बनेगी, तो काली मिट्टी बनती है। ठीक है, अब काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है कि काली मिट्टी आप देखेंगे ना, जब बहुत पानी नहीं होगा तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी, पानी डालते ही बिल्कुल चिपचिपी हो जाएगी। तो ये सोयाबीन की खेती के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन की खेती के लिए। इसीलिए आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन होता है ना। महाराष्ट्र जो है वो भी बिल्कुल लगा हुआ है टक्कर देने में मध्य प्रदेश को सोयाबीन की खेती के लिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका कॉटन। कॉटन मतलब आपका कॉटन की जो खेती है वो भी यहाँ पे होती है ना। तो कॉटन के कारण, कि काली मिट्टी में ही आप कॉटन उगा सकते हैं, तो इसलिए भी आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में और इधर मध्य प्रदेश में यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ आप कॉटन उगा रहे हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो ये क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है। अब आपने देखा कि मिट्टी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फसल डिसाइड हो रही है कि कहाँ पे सोयाबीन होगा, कहाँ पे कॉटन की खेती होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी के कारण क्या डिसाइड हो रहा है आपका, ये डिसाइड हो रहा है कि फसल कौन सी होगी। इसलिए मैं आपको बता रही थी कि ये जरूरी है जानना कि किस वाले इलाके में पठारी एरिया है, पठार बना किससे है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बना है लावा से तो काली मिट्टी हो गई, दूसरा कोई किसी और चीज से बना होगा तो वहां पे कुछ और विशेषता हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका मालवा का पठार। यहाँ पे ये हो गया हमारा मालवा का पठार, तो ये इसको कर देते हैं यहाँ पे मालवा का पठार। अब याद रखिएगा, मालवा के पठार के साथ साथ आपको एक चीज यहाँ पे क्या मिलेगी कि
मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये इलाका जो है, यहाँ पे ये मिलेगा आपको विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, जो कि इधर मतलब थोड़ा सा गुजरात से होता हुआ मध्य प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बहुत लंबा फैला हुआ है ये आपका विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। और विंध्याचल पर्वत के नीचे बात करें, इस वाले इलाके में, ठीक है, नीचे साइड, तो ये नीचे साइड जब हम बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत मेनली आपको मध्य प्रदेश में दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये फैले कहाँ कहाँ से हैं। ये थोड़ा सा गुजरात महाराष्ट्र टच करते हुए ये कहाँ तक जा रहा है, छत्तीसगढ़ तक जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे विंध्याचल वाले इलाके की, ये विंध्याचल पर्वत में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड बिल्कुल फैला हुआ है वहां तक। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो हम अगर देखेंगे, मुझे ये साफ करना पड़ेगा, अभी ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, विंध्याचल, विंध्याचल वाला इलाका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अब विंध्याचल यहाँ से आ रहा है तो देख रहे हैं आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कर रहे हैं। इसीलिए जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कोई भी राजा जो साउथ की तरफ जाता था तो विंध्याचल क्रॉस करता था, फिर आपका सतपुड़ा क्रॉस करता था, और जैसे ही सतपुड़ा क्रॉस कर लेता था, यहाँ आपका असीरगढ़ का किला होता था खानदेश वाला, तो यहाँ पे जैसे इलाका ये क्रॉस करता था तो ये माना जाता था कि अब आप दक्षिण में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आपका विंध्याचल जो है और सतपुड़ा, ये दोनों माने जाते थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, मतलब बाउंड्री की तरह। ठीक है, दक्षिण भारत वाले उधर नहीं जाते थे और जो राजा उधर जाता था वो बहुत प्रतापी राजा माना जाता था। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा पर्वत में आप देखेंगे कि जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत की, अच्छा सतपुड़ा पर्वत जो है वो भी अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे जो बीच वाला इलाका है, ये जो बीच वाला इलाका है ये कहलाता है महादेव पर्वत। ठीक है, ये महादेव पर्वत कहलाता है, और यहीं पे सतपुड़ा पर्वत की सबसे आपकी जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, वो मिलेगी, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। तो जो सतपुड़ा वाला इलाका है, ठीक है, ये सतपुड़ा वाला इलाका है, बीच वाले सतपुड़ा वाले पर्वत है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, बीच वाला इलाका कहलाता है महादेव पर्वत। ठीक है, महादेव पर्वत में आपको सबसे ऊंची चोटी, पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी धूपगढ़। ठीक है, यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, कितनी है 1350। ठीक है, 1350 रुपए आपको लगेगा जब आप धूपगढ़ घूमने जाएंगे। धूप बहुत ज्यादा है क्योंकि सतपुड़ा पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा पर्वत के जब आप इधर बात करेंगे, पूर्वी एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत मतलब यहाँ पे सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा के बीच वाला इलाका महादेव, जो आपका पूर्वी इलाका है सतपुड़ा का वो कहलाता है मैकाल पर्वत। अब ये मैकाल पर्वत क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके जब हम ऊपर साइड देखेंगे तो नॉर्थ साइड कौन निकल के जाता है, यहीं से निकलती है सोन नदी, और सोन नदी चली जाती है कहाँ, उत्तर साइड। इसी मैकाल पर्वत से आपके इधर पश्चिम साइड कौन निकलेगा, नर्मदा नदी। ठीक है, ये निकलेगी आपकी नर्मदा नदी। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां प्रायद्वीपीय पठार की, नर्मदा नदी और सोन नदी, कहां से निकलती है, मैकाल पर्वत से। मैकाल पर्वत किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है। और मैकाल पर्वत में भी जो नाम है, मैकाल पर्वत में भी जो जगह का नाम है वो है अमरकंटक। वैसे भी जब आप नदियां पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी कहां से निकल रही है, सोन नदी कहां से निकल रही है। अभी हम क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया पढ़ रहे हैं, पर्वत पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया मैकाल पर्वत, यहाँ से सोन नदी भी निकल रही है, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी भी निकल रही है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पे नीचे सतपुड़ा पर्वत है, उन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा इलाका जो है वो धसा हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा उठा हुआ इलाका है, दूसरे साइड थोड़ा उठा हुआ इलाका, और जो बीच का इलाका है वो नीचे साइड धसा हुआ है। और क्यों धसा हुआ है वो आपके पूरे मतलब पुरानी बातें हैं, वो आप जब बहुत डिटेल में जाएंगे तब पढ़ेंगे। मेन चीज क्या है कि ये दोनों पर्वत हैं, बीच वाला इलाका थोड़ा सा धसा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। अब ऐसे धसा हुआ है और वहां से आपकी नर्मदा नदी बहुत अच्छे से क्या होती है, बहते बहते चली जाती है इधर गुजरात साइड और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। ये आप जब नदी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या जानना जरूरी है कि ये कौन से दो पर्वतों के बीच है, वो है विंध्याचल और नीचे है सतपुड़ा। ये सब आपको कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो हो गई आपकी धूपगढ़ महादेव पर्वत पे मिलेगी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1350 मीटर हाइट है। उसके अलावा मैकाल की बात करें तो पूर्वी जो इलाका है सतपुड़ा का वो कहलाता है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत जो है वहां से सोन नदी भी निकलती है जो उत्तर साइड चली जाती है, नर्मदा नदी जो आपकी पश्चिम साइड चली जाती है, ठीक है। और यहां से फिर आपको क्या करना है, ये सतपुड़ा पर्वत आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये यहाँ तक फैला हुआ है। ज्वालामुखी चट्टानों से निकली ये ब्लॉक पर्वत है, ये यहाँ पे याद रखिएगा आपके ब्लॉक पर्वत हैं ये, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। माउंटेन पर्वतों के भी अलग अलग प्रकार है, तो उससे याद रखिएगा कि आपके जो विंध्याचल है और सतपुड़ा है ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। हिमालय आपका कौन सा है, फोल्ड माउंटेन है, तो ये नाम याद रखिएगा। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल अगर पूछता है तो कौन सा है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल पूछता है तो कौन सा है, ठीक है। वलय पर्वत हो गया, ब्लॉक को तो ब्लॉक ही कहते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण हो गया आपका विंध्याचल और सतपुड़ा। सबसे ऊंची चोटी हो गई धूपगढ़ जो कि महादेव पर्वत पे आपको मिलेगी। मैकाल जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और वहीं से आपको कौन निकलेगा, वहीं से निकलती है नर्मदा नदी, सोन नदी, और उसके थोड़ी नीचे वाले इलाके से आपको मिलेगी महानदी, ठीक है। तो वो पूरा ऐसे एग्जैक्ट एरिया नहीं है महानदी का, लेकिन हाँ उससे बिल्कुल कनेक्टेड ही है। तो नीचे वाले इलाके से आपको सतपुड़ा में कहाँ मिलेगी, महानदी भी निकलती हुई मिलेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो ये याद रखिएगा, 3 नदियां वहां की याद रखिएगा। ब्लॉक पर्वत याद रखिएगा, ब्लॉक पर्वत है आपका मैकाल पर्वत, ठीक है। और ये हो गया आपका विंध्याचल और ये हो गया आपका सतपुड़ा, और इन्हीं दोनों के बीच में कौन सी नदी हमारी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका भ्रंश घाटी हो गया। फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार मैंने बताया आपको झारखंड वाले इलाके में है, इसे भारत का रुहुर कहते हैं, ठीक है, RUHR है वैसे, रुहुर। तो इसे क्यों बोलते हैं भारत का रुहुर, क्योंकि जो रुहुर नामक जगह है यहाँ पे हमें बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट खनिज मिलते हैं। तो जैसे भारत में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके खनिज मिलेंगे छोटा नागपुर पठार में, तो हम उसको बोल देंगे भारत का रुहुर, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार खनिज की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर दक्कन पठार जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मैंने आपको मैप से बता ही दिया कि किस इलाके में रहेगा। किससे बना है, ज्वालामुखी से बना है। अच्छा, ज्वालामुखी में जो है हमेशा आपको बेसाल्ट चट्टान मिलेगी और फिर क्या बनेगा, काली मिट्टी का क्षेत्र बनेगा। काली मिट्टी का इसका जो पूर्वी क्षेत्र है पठार का वो क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है। क्रिकेट वगैरह में आप देखेंगे विदर्भ की टीम रहती है ना, मुंबई की टीम अलग रहती है। तो ये विदर्भ वाला जो इलाका है, ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका दक्कन का पठार है उसका पूर्वी भाग है महाराष्ट्र वाले इलाके में। और महाराष्ट्र का जो पठार है काली मिट्टी है, ये आपको लूसेंट में बार बार मिलेगा। काली मिट्टी आप जरूर याद रखिएगा, सोयाबीन के लिए, कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है धारवाड़ का पठार। अच्छा, कर्नाटक का पठार या धारवाड़ का पठार सेम ही है, ये कायांत्रित अवसादी चट्टानों से बना हुआ है ना। ये हम जब चट्टाने डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या है, याद रखिएगा, कायांत्रित अवसादी चट्टाने हैं। पश्चिम भाग में आपको मिलेगा बाबा बुदान और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जब हम कर्नाटक पढ़ेंगे। अभी देखिए डिटेल में हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से पर्वत आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको विंध्याचल और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा तो पढ़ लिया, लेकिन अभी महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हमें पर्वत मिलेंगे, अभी कर्नाटक में भी पर्वत मिलेंगे। जैसे हमने बोला कर्नाटक में अभी कौन सा, बाबा बुदान वाला पर्वत मिला, और कौन सा मिला यहाँ पे, ब्रह्मगिरी। इसके अलावा भी और मिलेगा, जैसे कुद्रेमुख वगैरह मिलेगा। तो हम एक साथ हर एक स्टेट के पर्वत पढ़ लेंगे, इसलिए मैं अलग अलग ज्यादा नहीं बता रही हूँ, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे एक है बाबा बुदान, बाबा से रिलेटेड है, और एक है ब्रह्मगिरी, ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मगिरी का आप करेंगे ब्रह्मा जी हो गए हैं अब बाबा बन गए हैं, ठीक है, वो बाबा का भेष धारण कर लिया है और क्या कर रहे हैं, अब वो नाटक कर रहे हैं। नाटक कर्नाटक से रिलेट हो गया, तो ब्रह्मा जी ने क्या रखा है, बाबा का भेष रखा है और वो नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कर्नाटक में बाबा बुदान और ब्रह्मगिरी आपको मिलेगा। बाबा बुदान आप खनिज के लिए भी पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे। कुद्रेमुख आप खनिज के लिए पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आपको याद आएगा कि ये दोनों कहाँ हैं, आपके कर्नाटक में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्नाटक वाला इलाका।
इसके अलावा यहाँ पे दंडकारण्य वाला जो इलाका है आपके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इस वाले इलाके में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दंडकारण्य वाला इलाका भी अभी आपको मिलेगा, अभी तेलंगाना और रायलसीमा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है लूसेंट में ज्यादा नहीं दी हुई है। जैसे ये हो गया आपका तेलंगाना वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है ये हो गया रायलसीमा का पठार। लेकिन आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे हमने ये वाला जो इलाका है ये पढ़ा है पहले ही, क्या था, शिलोंग का पठार है ना। और मैंने बताया कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है आपके शिलोंग का पठार, तो आपको वो भी याद रखना है शुरू में ही। जो आपकी गारो खासी जयंतिया है यहीं पे आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको राजमहल हिल मिलेगा, झारखंड वाले इलाके में लास्ट में राजमहल हिल मिलेगा। तो यहाँ पे गारो और राजमहल गैप भी बोलते हैं, ये जो आपका बीच का गैप हो गया ना कि यहाँ से बेचारा खिसक के दूर चला गया, भाग इसका था, प्रायद्वीपीय पठार का भाग था, लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया गैप और वो थोड़ा दूर चला गया शिलोंग का पठार। तो बीच में जो गैप है वो कहलाता है यहाँ पे राजमहल गारो गैप, ये जो गैप है बीच का, ठीक है। तो गारो हो गया इधर का, राजमहल इधर आप हिल्स पढ़ेंगे जब अब झारखंड की सारी हम एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे राजमहल जो है कहाँ मिलेगा आपको, झारखंड वाले इलाके में। तो ये हो गया राजमहल गारो गैप, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पूरा याद रखना है। ऊपर वाला लद्दाख मैंने पठार बता ही दिया, काठियावाड़ हो गया, कच्छ हो गया, यहाँ पे आपका मेवाड़ हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड बघेलखंड हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ये पूर्वी वाला इलाका आपका विदर्भ वाला इलाका हो गया, ठीक है। कर्नाटक का पठार हो गया, तेलंगाना हो गया, रायलसीमा हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा बस्तर या दंडकारण्य का पठार हो गया, क्योंकि दंडकारण्य वाला इलाका यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम सतपुड़ा पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, मैकाल श्रेणी पढ़ी है, जहां से नर्मदा निकल रही है पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ आपकी सोन नदी जा रही है, और नीचे साइड, यहाँ नीचे साइड से आपकी फिर महानदी मिलती है दक्षिण में, ठीक है। तो यहाँ से महानदी आपको निकलती हुई मिलेगी। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन यही फैक्ट पूछे जाते हैं। धूपगढ़ किसकी है सबसे ऊंची चोटी, या अरावली आपने पढ़ा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है 7722। तो ये आपको थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा पठार। अब पठार के आगे नेक्स्ट, जैसे आपका यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, पहाड़ियां अभी आपने नहीं देखी है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाली, फिर तटीय मैदान देखेंगे, द्वीप देखेंगे, तो ये जो आपके आइलैंड्स हैं उनको देखेंगे। तो ये सारी चीजें अभी हम कवर करते चलेंगे। मैप के थ्रू आप हर चीज याद करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, और जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप मैप में ही करिएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।